तरीका ये है कि हम गुठली डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं। तो जब जो डायरेक्ट लगाया जाता है वो भी तरीका अच्छा है, और जो हम बेड पे लगा करके ट्रांसफर करते हैं वो भी तरीका अच्छा है। अच्छा, ये बीजू है सर, इसके ऊपर का जो ये नीचे का जो पौधा है ये बीजू है, इसको मदर प्लांट बोलेंगे। और ये हमारा साइन है, जो वैरायटी हम चाहते हैं वो वैरायटी इसमें ला के लगाते हैं। इसके बाद ऊपर से एक इस पर कैप लगा दिया जाता है ताकि ये थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर को मेंटेन रखा जाए और किसी तरह का इन्फेक्शन इसमें ना होने पाए। और जब इसमें कल्ले निकल जाते हैं तो फिर इसको हटा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे नए पौधे जो है वो हम जिस प्रजाति का चाहते हैं वो तैयार कर लेते हैं। और फिर जब ये पौधे तैयार हो जाते हैं तो फिर हम इनको बिक्री करते हैं, या फिर अपने उन स्थान पे जहाँ पे हमको लगाना है वहाँ पे ले जा करके इसको लगा देते हैं। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो एक प्रक्रिया है साइन, चूंकि हम मदर प्लांट पर भी जाएंगे वहाँ भी समझने की कोशिश करेंगे कि साइन कैसे निकाला जाता है। लेकिन साइन जब ट्रांसफर होता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है बीजू पौधे में और जो इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है, तो ये जो प्रक्रिया है कि पौधा कितने दिन में ग्राफ्टिंग करने के बाद, कलम बांधने के बाद कितने दिन बाद ये बिक्री योग्य हो जाता है, और उस के द्वारा, और जो हमारा वहाँ पे बेस प्लांट तैयार किया गया है, जो बीज से तैयार किया गया पौधा पॉलीथीन में है, उसमें ले जा करके फिर हम इसकी सूखता पौधा इसीलिए है जब उसमें एयर का बबूल रह जाता है, यानी हवा रहती है तब पौधा सूखेगा। लेकिन अगर खूब बढ़िया से उसको दबा दिया जाए, उसमें से हवा निकाल दी जाए, तो पौधा जनरली सूखता नहीं। दूसरा ये मित्रों नमस्कार, आज हम कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती पर आए हैं और बोर्ड में भी आपको दिख रहा होगा। एक बता दें, हम लोग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में है, और पीछे हमारे प्रशासनिक भवन दिख रहा है। इसमें आपको एक लोगो भी दिख रहा होगा, भाकरी अनुपा यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग का अपना एक इतिहास है, अपनी एक उपलब्धियाँ रही हैं। और जो ये उपलब्धियाँ रही हैं, 1983 में इसकी स्थापना बस्ती जनपद में हुई थी, और अपने स्थापना काल से ही कृषि विज्ञान केंद्र ने न केवल बस्ती बल्कि आसपास के तमाम जनपदों के किसानों की आय में वृद्धि की, उनको तकनीकी जानकारी देने से लेकर के व्यवहारिक जानकारी देने का काम किया है। और यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रोफेसर श्री SN सिंह जी के अगुवाई में किसानों के खेतों में जा करके वहाँ पर जानकारी देने का काम करते रहे हैं, और इसी का प्रतिफल रहा है, इसी किसानों के साथ जुड़ाव का परिणाम रहा है कि इस कृषि विज्ञान केंद्र को देश के सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा गया है। इस साल 2022 में साल 2021 का नेशनल लेवल का दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार, जैसा कि मैं बता रहा था कि इस कृषि विज्ञान केंद्र को नेशनल राष्ट्रीय फलक पर ले जाने का काम, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम यहाँ के अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर SN सिंह जी की अगुवाई में उन्होंने इसको अपने कृषि विज्ञान साथी कृषि वैज्ञानिकों के साथ जो मेहनत की, किसानों के साथ जुड़ करके जो किसानों की आय बढ़ाने में मेहनत की, जो और यहाँ सबसे बड़ी बात की, यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों के अगुवाई में, जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर RV सिंह जी हैं, यहाँ पर एक्सटेंशन रहे हैं, आप सभी लोगों के डॉक्टर SN सिंह जी की अगुवाई में यहाँ के कृषि वैज्ञानिक, यहाँ के जो किसान हैं, 4 किसानों को नेशनल लेवल का अवार्ड मिला। ये बड़ी उपलब्धि है, किसी एक जनपद के 4 किसानों को नेशनल लेवल का अवार्ड मिलना। ये सब यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों के दिन है, खासकर डॉक्टर प्रोफेसर SN सिंह जी के दिन है। आज मैं कृषि विज्ञान केंद्र पर हूँ और थोड़ी सी जानकारी इस कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में हम जानेंगे RV सिंह जी से। क्या है कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापना हुई, कैसे काम करता रहा है, और साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे बेरोजगार युवक अपने खाली पड़ी ज़मीनों पर बागवानी करें, कैसे वो नर्सरी का में पौधे तैयार करें आम के ग्राफ्टिंग विधि से, और कैसे वो पौधे तैयार करके बिक्री करके आमदनी कर पाएँ और नाम कमा पाएँ और पैसा कमा पाएँ। उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन जानते हैं पहले कृषि विज्ञान बस्ती केंद्र के बारे में कि कैसे काम करना शुरू किया और कैसे काम करता है किसानों के लिए। जैसा कि पांडे जी आपने बहुत कुछ KVK के कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बता दिया। यह कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती जो है 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, और इस कृषि विज्ञान केंद्र को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा फाइनेंस प्राप्त होता है, और यहाँ पे स्टेट लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के द्वारा किया जाता है। इसमें 16 वैज्ञानिकों की टीम होती है जो कृषि विज्ञान केंद्र पर कार्यरत होते हैं, जिसमें वैज्ञानिक से लेकर के और जो अन्य कर्मचारी हैं वो 16 में सम्मिलित रहते हैं।
इस कृषि विज्ञान केंद्र में वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रोफेसर डॉक्टर एस.एन. सिंह साहब, उनके साथ जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों की एक टीम थी, वह चूंकि एक बहुत लंबा अनुभव डॉक्टर एस.एन. सिंह साहब के पास है। उन्होंने पहले भी नाना साहब देशमुख के साथ काफ़ी लंबा उनका अनुभव रहा, उन्होंने काम किया है और उस अनुभव की बदौलत कृषि विज्ञान केंद्र ने लगातार 2019 में जो है जोनल अवार्ड लिया और 2021 में राष्ट्रीय अवार्ड कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती को प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह साहब, हमारे आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के निदेशक प्रसाद डॉक्टर ए.पी. राव साहब का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा, उन लोगों का योगदान रहा और उनका सहयोग रहा, जिसकी वजह से बस्ती कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक दल ने हमारे अध्यक्ष डॉक्टर एस.एन. सिंह साहब की अगुवाई में यहाँ के जनपद में अच्छा काम किया किसानों के साथ। और सबसे बड़े बधाई के पात्र यहाँ के जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती प्रक्षेत्र के जितने भी प्रगतिशील किसान हैं, 14 विकास खंड में हमारी पूरी की पूरी जो पकड़ है, जो हमारा बिखराव है, वो पूरे जनपद बस्ती के किसानों के साथ है और उन लोगों का जो सहयोग और उत्साह हम लोगों को मिला, उसकी वजह से ये कृषि विज्ञान केंद्र आज राष्ट्रीय फलक पे पहुंचा। उसके लिए मैं किसानों का, यहाँ के किसानों का बहुत ही आभारी हूँ और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है इसी तरह का सहयोग बना रहे, ताकि हम लोग इससे भी बड़ा कोई अवार्ड है तो उसको भी ले सकें। तो किसानों और दर्शकों, जैसा कि हम कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे रहे थे, अब हम आपको लिए चलते हैं नर्सरी तैयार करने के लिए, कैसे नर्सरी तैयार की जाए। नर्सरी तो पिछले हफ्ते हमने नर्सरी से जुड़े कई वीडियोज अपलोड किए थे, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आदर्श पौधशाला बस्ती से जुड़े कुछ वीडियोज थे, वहाँ के नर्सरी के बारे में जानकारी थी। और बाद में जो लेटेस्ट हमने वीडियो अपलोड किया था वह कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती से जुड़ा हुआ वीडियो था। यह वही कृषि विज्ञान केंद्र है जिसको हाल ही में ICAR यानी कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है और यह पूरे बस्ती मंडल के गर्व की बात थी। साथ ही आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के लिए भी गर्व की बात थी कि उसका कोई विश्वविद्यालय आज राष्ट्रीय फलक पर चमक रहा है। और हम फिर से उसी कृषि विज्ञान केंद्र में हैं और लोगों की डिमांड थी, जो लोग वीडियो देख रहे थे, अलग अलग प्रदेशों से लोग वीडियो देख रहे हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे तमाम राज्यों से, यहाँ तक कि महाराष्ट्र से भी डिमांड आ रही है कि ऑनलाइन पौधे उपलब्ध कराएं। क्योंकि ये सरकार का एक शोध केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र, या जो इंडो इजराइल सेंटर है जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लोगों को खुद आ करके पौधे क्रय करने पड़ते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन पौधों के बिक्री की सुविधा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा जो अप्रूव्ड रेट है उसके आधार पर पौधे बिक्री करने होते हैं। साथ ही जो कृषि विज्ञान केंद्र में पौधे बिक्री होते हैं वह आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद द्वारा जो निर्धारित रेट है, जो अप्रूवल प्राप्त होता है, उससे पौधे उस रेट पर बिक्री होते हैं। तो हमारे साथ में वर्तमान में कृषि विशेषज्ञ हैं और कृषि प्रसार पर बहुत अच्छी और गूढ़ जानकारी रखते हैं और इस कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती को राष्ट्रीय फलक पर ले जाने का बहुत बड़ा जरिया आप रहे हैं। बड़ी कड़ी मेहनत की है आपने और वर्तमान में आप कृषि विज्ञान केंद्र संत कबीर नगर में सेवा दे रहे हैं। और आज रविवार का दिन है, अवकाश का दिन है। अवकाश के दिनों का लोग अपने फैमिली में, अपने निजी कार्यों में उपयोग करते हैं, लेकिन मेरे अनुरोध पर आपने मेरा अनुरोध स्वीकार किया और आप उसी कृषि विज्ञान केंद्र पर आए हैं जिसको आपने कड़ी मेहनत करके किसानों के साथ समन्वय करके, कोऑर्डिनेशन करके इसको राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने का काम किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है जिस तरीके से आप किसानों के साथ मेहनत करते, कोऑर्डिनेशन करते थे और जो किसानों के साथ आपका व्यवहार रहा है, उसकी बदौलत कृषि विज्ञान केंद्र आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी गर्व महसूस होता है जब से कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। इसके पहले 2019 में भी हम लोगों ने जो है यहाँ पे जोनल पुरस्कार लिया था, प्रथम पुरस्कार मिला था बस्ती जनपद को, और उसके मिलने के अगले दिन ही हमारे प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री ईश्वर प्रताप शाही जी ने आकर के यहाँ के वैज्ञानिकों का सम्मान भी किया था। और जैसा कि
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बस्ती जनपद के जितने भी प्रगतिशील किसान थे और किसान समूह से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों में भी इतना उत्साह था कि उन्होंने स्वयं किसानों ने वैज्ञानिकों का सम्मान किया, जो कि एक बहुत बड़ा अनूठा प्रयास रहा और यह एक बहुत ही गौरव की बात थी। तो हम लोग अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती के कर्मचारी हैं या वैज्ञानिक हैं। इस बात का हमें काफ़ी गर्व है। तो अभी जो हम कृषि विज्ञान केंद्र पर हैं, जैसा डॉक्टर आरवी सिंह जी, यहाँ पर राघवेंद्र विक्रम सिंह आपका नाम है और कृषि प्रसार यानी किसानों का सबसे जो महत्वपूर्ण काम है कृषि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मतलब खेती किसानी को बढ़ावा देने का काम करते रहे हैं। साथ ही आप इंचार्ज भी रहे हैं यहाँ पर, हार्टिकल्चर का भी आपने काम देखते रहे हैं। तो अभी जो वीडियो मैंने डाला है, लेटेस्ट कई वीडियो डाले हैं, उसमें नर्सरी को लेकर के कई सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग प्रदेशों से सवाल कर रहे हैं, पौधे तैयार करने को लेकर के बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि आम के पौधे, आम के जो उन्नतशील पौधे हैं, जो विश्वविख्यात पौधे हैं, उनके पौधे कैसे तैयार करें, नर्सरी कैसे तैयार करें और कुछ कैसे उससे आमदनी करें, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हमको किसी नई वैरायटी, किसी उन्नतशील वैरायटी का पौधा तैयार करना होता है तो उसमें बीजू पौधा क्या है, पाली पैक क्या है, उसके बाद फिर उसमें मदर प्लांट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। साथ ही आपके सामने प्लास्टिक कैप लगा हुआ पौधा भी दिख रहा होगा, तो इसको भी हम बताएंगे कि ये प्लास्टिक लगा कैप लगा हुआ पौधा क्या है और कैसे इस पौधे को तैयार किया जा रहा है, कौन सी विधि है आम के पौधे तैयार करने की। तो एक एक करके हम सारी विधियों पर जानेंगे। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लगातार डिमांड आ रही है लोगों की कि नर्सरी का व्यवसाय कैसे करें, और आज बेरोजगारी का जो माहौल है तो उसमें बागवानी एक बड़ा माध्यम बन सकती है बेरोजगारी दूर करने को लेकर के। साथ ही बागवानी करने के लिए हमको अच्छे उन्नतशील पौधों की भी जरूरत होती है, तो यानी हम बागवानी से भी अपनी आमदनी कर सकते हैं। साथ ही जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो नर्सरी में पौधे तैयार करने का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए चाहेंगे कि आप यह बताएं कि आम के उन्नतशील पौधे हम कैसे अपने खाली जमीनों पर, अपने घरों के आसपास तैयार करें और उससे आमदनी करें। क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी उसके लिए? पांडे जी, सबसे पहले तो यह है कि अगर हमें उन्नतशील प्रजातियां, जितनी भी भारत सरकार के जो रिसर्च स्टेशन है वहाँ से निकली हुई प्रजातियां हैं, या कुछ प्राइवेट नर्सरियों के द्वारा भी बहुत सारे आम की प्रजातियां डेवलप की गई हैं, उनका पौधा तैयार करने के लिए सबसे पहले हमारी जो आवश्यकता वो होती है कि उन पौधों की मदर प्लांट हमारे पास होने चाहिए। जी। और मदर प्लांट तैयार करने के लिए आपको किसी विश्वसनीय नर्सरी से ही मदर प्लांट का पौधा ला करके अपने प्रक्षेत्र पर लगाना होता है। उसके लिए जैसे CISF रहमान खेड़ा लखनऊ है, या कृषि विज्ञान केंद्र है, या कृषि विश्वविद्यालय जो भी आपके प्रदेश में, आपके ज़िले में स्थापित हो, वहाँ से हम विश्वसनीय मात्र पौधों को ला करके अपने फार्म हाउस पे लगाते हैं। और उनका जब पौधा हम तैयार कर लेते हैं तो फिर हमको ज़रूरत पड़ती है कि अब इन पौधों से हम नया पौधा कैसे तैयार करें। जी। उन नए पौधों को तैयार करने के लिए जब हमारा ये मई और जून का महीना आता है और आम की फलत बाज़ार में आ जाती है, तो आम खाने के बाद गुठली बच जाती है। तो एक कहावत है कि आम के आम गुठलियों के दाम। उन गुठलियों को हम इकट्ठा करते हैं और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गाँवों से छोटे छोटे बच्चों से गुठलियों को 2 रुपया 4 रुपया किलो के रेट में खरीद लेती है। तो जो बेरोजगार बच्चे गांव के हैं वो लोगों के घर जा कर के, और जो लोग आम खाते हैं उनके यहाँ से गुठली का बीज इकट्ठा करते हैं और उनको सुखा करके फिर उसको वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो हम या जो भी नर्सरी करने वाले लोग हैं वो गुठलियों को खरीद करके अपने प्रक्षेत्र पर मंगवाते हैं, और उन गुठलियों को इस तरह से, जो पॉलीथीन का एक बैग होता है, इसमें हम हमारा जो मिक्सचर होता है मिट्टी का, जिसमें रेत होती है, मिट्टी होता है, सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, कुछ इंसेक्टिसाइड वगैरह मिला करके हम इसको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद इस पॉलीथीन में भर दिया जाता है, और इस पॉलीथीन की खासियत ये है कि इसमें जो है छोटे सुराख होते हैं, उन सुराख के द्वारा जो है इसमें जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो धीरे धीरे निकल जाता है। और जब हम इसको क्यारियों में रखते हैं और क्यारी में पानी भरते हैं तो उसके माध्यम से सीपेज के द्वारा ऊपर इसमें पानी आ जाता है। तो हम इस तरह की थैली तैयार करते हैं, और इसमें 2 विधाएं हैं।
या तो हम गुठली को सीधे इसमें लगा देते हैं जर्मिनेशन के लिए, या हम क्यारियाँ बना करके हम गुठली को पहले जमा लेते हैं। जी जी। और जमाने के बाद फिर हम इसमें जब गुठली हमारी तैयार हो जाती है, उसमें पहले जब शुरुआत में आता है तो लाल लाल पत्ते आते हैं। जब वो पत्ता थोड़ा सा हरा होने लगता है तो फिर हम ला करके इसमें ट्रांसप्लांट जैसे कि पत्ता इसमें लाल दिख भी रहा है सर, इस हाँ, तरह के ये पत्ते। थोड़ा सा वो देखिए वो कोमल सा है, जो इस तरह के पत्ते आने शुरू होते हैं। इसके बाद जब वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इस हिस्से में आ जाता है या इस हिस्से में आ जाता है, तो हम इसमें ला करके जो हमारा पॉलीथीन भरा हुआ है मिट्टी से या मिट्टी मिक्सचर से, हम इसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम गुठली डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं। तो जब जो डायरेक्ट लगाया जाता है वो भी तरीका अच्छा है, और जो हम बेड पे लगा करके ट्रांसफ़र करते हैं वो भी तरीका अच्छा है। थोड़ा सा अगर हम लेबर की बात करें तो इस जो हम फिर नर्सरी से ट्रांसफ़र करते हैं उसमें थोड़ा सा लेबर कास्ट ज़्यादा हो जाता है। इसमें क्या होता है, जिस समय हम मिट्टी की भराई करते हैं उसी समय गुठली डाल देते हैं, तो लेबर कास्ट थोड़ा सा हमारा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर इसके बाद जब ये पौधा हमारा तैयार हो जाता है, ये थोड़ा सा इसके तने मजबूत हो जाते हैं, तो फिर हम इसमें अपने मदर प्लांट से जो हमको कलम बांधनी है उसको साइन बोलते हैं, साइन वहाँ से तैयार करके ला करके और फिर हम इसको कट करके और इसमें उसको बांध देते हैं। और बांधने के लिए ये है कि देखिए ये जो है, ये देखिए बांधा गया है मदर प्लांट से ला करके, ये इसको साइन बोलते हैं, ये ला करके यहाँ पे देखिए बांधा गया है। और अच्छा, ये बीजू है सर, इसके ऊपर का जो ये नीचे का जो पौधा है ये बीजू है, इसको मदर प्लांट बोलेंगे। और ये हमारा साइन है, जो वैरायटी हम चाहते हैं वो वैरायटी इसमें ला के लगाते हैं। इसके बाद ऊपर से एक इस पर कैप लगा दिया जाता है ताकि ये थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर को मेंटेन रखा जाए और किसी तरह का इन्फेक्शन इसमें ना होने पाए। और जब इसमें कल्ले निकल जाते हैं तो फिर इसको हटा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे नए पौधे जो है वो हम जिस प्रजाति का चाहते हैं वो तैयार कर लेते हैं। और फिर जब ये पौधे तैयार हो जाते हैं तो फिर हम इनको बिक्री करते हैं, या फिर अपने उन स्थान पे जहाँ पे हमको लगाना है वहाँ पे ले जा करके इसको लगा देते हैं। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो प्रक्रिया है साइन, चूंकि हम मदर प्लांट पर भी जाएंगे वहाँ भी समझने की कोशिश करेंगे कि साइन कैसे निकाला जाता है। जी, जी, लेकिन साइन जब ट्रांसफर होता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है बीजू पौधे में जी, और जो इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है, जी। तो ये जो प्रक्रिया है कि पौधा कितने दिन में ग्राफ्टिंग करने के बाद, कलम बांधने के बाद कितने दिन बाद ये बिक्री योग्य हो जाता है, और उस दौरान हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है जिससे पौधे मरने न पाए? देखिए, जिस समय हम ट्रांसफ़र करते हैं, साइन को बांधते हैं, उस समय से लेकर के और पौधा तैयार होने के बीच में कम से कम 20 से 25 दिन का समय लग जाता है मिनिमम। और उस समय अगर मौसम का हमारा देखें कि हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा है तो कहीं ऐसी जगह पर हम उसको करते हैं जहाँ पे हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। जी जी। जैसे पॉली हाउस हमारा हुआ, अगर ऑटोमेशन मोड का पॉली हाउस है जहाँ पे हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो तो हम उसमें कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ग्रीन हाउस का भी उसमें उपयोग कर सकते हैं। नीचे से जो है हम इसमें नमी को बना के रखते हैं ताकि जो है पानी की कमी की वजह से भी पौधे मरने न पाए। ग्रीन हाउस में भी हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस में भी ये सुविधा है कि जो हमारा नेट होता है वो 50% 75% तक जो है, जो हमारी सूरज की रोशनी है उसको, पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है। तो अगर हम ग्रीन हाउस में भी इसको लगाना चाहें तो हम कर सकते हैं, ये काफ़ी मुफीद होता है। तो सर एक तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी ग्राफ्टिंग के लिए पौधे कैसे तैयार किए जाएं, आम के उन्नतशील पौधे, लेकिन थोड़ा सा इससे अलग है जो बागवान हैं उनसे जुड़ी जानकारी है। जी। कई बार क्या होता है कि हम पौधे खरीद करके नर्सरी से सीधे ले जा करके अपने पौधे खेतों में रोप देते हैं। जी। और वो पौधे मर जाते हैं या सूख जाते हैं जिसको हम कहते हैं, जी। और बाद में कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो आपके वैज्ञानिक भाषा में जो आप लोगों द्वारा किसानों को बताया जाता है कि गड्ढे तैयार करना, भरना, और उसके बाद उसमें पौधों की रोपाई करना। तो ये जो गड्ढे तैयार करना है या भरना है, तो अभी तो इसकी तैयारी होती नहीं होगी, कब से गड्ढे तैयार किए जाते हैं और किस तरीके से गड्ढे भरने या तैयार करने का काम किया जाता है और कब रोपाई की जाए? देखिए अब जो पहले का ट्रेंड था वो हम ज़्यादातर जुलाई के मौसम में, जब बरसात हमारी यानी जून और जुलाई के समय में जब हमारा बरसात शुरू हो जाता था, तब हम लोग सलाह देते थे कि अब आप
कोई भी फलदार वृक्ष या कोई भी किसी भी तरह का जो फलदार वृक्ष के अलावा जो फर्नीचर वृक्ष है उसको भी आप लगाएं, इसलिए कि थोड़ा हमारे पास सिंचाई उसमें कम करनी पड़ती है, देखभाल कम करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि अब सिंचाई के साधन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास हो गए हैं, तो केवल दिसंबर और जनवरी का महीना छोड़ करके बाकी हम किसी भी समय पर अगर पौधा लगाते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं आती। ये 2 महीने चूंकि डॉर्मेंसी पीरियड के होते हैं, काफ़ी ठंडक होती है, पाला पड़ने की संभावना होती है, तो इस 2 महीने में हम अवॉइड करते हैं। बाकी हम किसी भी महीने में अगर लगाते हैं तो ये पौधा लगाने में कहीं कोई समस्या नहीं आती है। बात रही गड्ढा तैयार करने की, तो गड्ढा तैयार करके जो पौधा लगाने की विधि है वो सबसे बढ़िया ये होता है कि जब गर्मियों में हमारा खेत खाली हो जाता है, अगर मान लीजिए हमने गेहूं की खेती की है तो अप्रैल के महीने में वो खेत हमारा खाली हो जाता है, तो अप्रैल मई में हम उस खेत को बराबर करके उसकी बढ़िया से जुताई वगैरह करके तैयार कर लेते हैं। और इसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो पौधा लगना है वो कितने स्पेस पे लगना है। 6 बाई 6 मीटर पे भी लगता है और 10 बाई 10 मीटर पे भी पौधा लगाया जाता है। तो में जो है हम गड्ढे के लिए जैसे 5 बाई 5 मीटर पे जो नए रंगीन कलर पौधे हैं इनको हम 6 बाई 6 या 5 बाई 5 अपनी सुविधा के अनुसार हम मीटर की दूरी पे गड्ढे की खुदाई कर लेते हैं। लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं 5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 मीटर या 6 मीटर 5 बाई 6 कर लेते हैं। वो हम देखते हैं कि हमारे पास साधन संसाधन कैसे हैं ताकि हम बीच में जो कल्टीवेशन का काम है वो कर सकें। तो वो गड्ढा हम खोदने का जो तरीका है वो 1 मीटर गहरा यानी लगभग 3 फीट जो है व्यास में, 3 फीट जो है गहरा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट उसका जो व्यास होता है वो रखते हैं। और मिट्टी को सब हम बाहर निकाल करके रख देते हैं। मिट्टी बाहर निकाल करके रखने के बाद हम उसको जो जून का जो हमारा महीना होता है, जिस समय काफ़ी पहले के लोग गर्मी की जुताई किया करते थे, जिसमें उसके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया होती हैं वो मर जाते हैं, वो उसको बोलते हैं सोलराइजेशन करना। तो हम इस काम को करने के बाद जैसे ही हमारा जून ये काम हो जाता है तो फिर हम आधी मिट्टी को हटा देते हैं और आधी मिट्टी जो गड्ढे से निकली हुई है उसमें आधे में हम सड़ी हुई गोबर की खाद 3 टोकरी 4 टोकरी जितना भी उसमें आ जाए उसके हिसाब से आधी मिट्टी में मिला करके और उसमें एक कोई भी कीटनाशक जो है 20 ग्राम 15 से 20 ग्राम मिला लेते हैं और उस गड्ढे को भराई कर देते हैं। भराई करने के बाद जो है उसको जो मिट्टी हमारी ऊपर थोड़ी सी बची रहती है ऊपर तक उसको थोड़ा सा ज़मीन की लेवल के ऊपर तक भराई कर लेते हैं और बीच में एक जो है हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का कोई डंडा गाड़ देते हैं। डंडा इसलिए गाड़ते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि इस गड्ढे का सेंटर प्लेस यही है। और इस तरह से जब हम पूरा कर लेते हैं तो फिर हम या तो 2 तरीके हैं, या तो हम बरसात का इंतज़ार करें कि बरसात जब हो जाए और वो गड्ढा बैठ जाए। बरसात जब होगी तो पानी आएगा, पानी से सीपेज के द्वारा वो गड्ढा जिसमें हमने खाद मिट्टी भरा है वो बैठ जाता है। बैठने के बाद तो आपने चूंकि उसमें लकड़ी का डंडा डाला है, आपको पता है कि ये हमारा गड्ढा है, ये उसका सेंटर है। फिर हम उसमें पौधा ले जाकर के रोपाई कर देते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि हम बरसात का इंतजार नहीं करेंगे, हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो हम ट्यूबवेल के द्वारा या नहर के पानी के द्वारा उसमें खेत में पानी लगा देते हैं। और फिर जब वो गड्ढा हमारा बैठ जाता है, मिट्टी उसकी कम्पैक्ट हो जाती है, फिर हम जब वो खेत तैयार हो जाता है, उसमें चलने लायक हो जाए, गीलापन कम हो जाए, मिट्टी भुरभुरी हो जाए, तो हम उसमें बीच में खुरपी या कुदाल के माध्यम से जो हमारा ये आम का पौधा होता है और इसका जो डेप्थ होता है इतनी गहराई तक खोद करके इसको अंदर ले जा करके और इस पॉलीथीन को फाड़ के उसमें बैठा देते हैं, पिंडली को। और इसको बैठाने के बाद इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसको खूब बढ़िया से दबा दिया जाए और दबाने के बाद फिर हम उसमें हजारे से सिंचाई करके और बढ़िया से कर देते हैं ताकि उसके अंदर एयर न रह जाए, यानी हवा का बबूल न रह जाए। ताकि सूखता पौधा इसीलिए है जब उसमें एयर का बबूल रह जाता है, यानी हवा रहती है तब पौधा सूखेगा, लेकिन अगर खूब बढ़िया से उसको दबा दिया जाए, उसमें से हवा निकाल दी जाए तो पौधा जनरली सूखता नहीं। दूसरा यह है कि जब भी किसान भाई बाहर से पौधा खरीद करके अपने यहाँ ले आए तो सीधे खेत में लगाने का काम उस दिन न करें।
उसको कम से कम 1 सप्ताह या 5 दिन अपने घर पे रखें, क्योंकि जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो जो हमारी पिंडली होती है वो हिल जाती है, तो जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ऐसे में फिर हम उनको ले जाके सीधे जब पौधे को खेत में लगा देते हैं तो सूखने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट के द्वारा जब लाते हैं घर पे कहीं छाए में रख दें, उसी दिन उसमें पानी डाल दें और 1 हफ्ते बाद फिर जब हम उसको ले जा करके अपने खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे तो सूखने की जो संभावना है नगण्य हो जाएगी और हमारा जो नुकसान है होने वाला है हम उससे बच सकते हैं। तो मित्रों, यह था नर्सरी में कैसे हम आम के पौधे तैयार करें, और वह जो विधि थी वो ग्राफ्टिंग विधि यानी कलम विधि से पौधे तैयार करने की विधि हमें जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ वैज्ञानिक सीनियर साइंटिस्ट श्री राघवेंद्र विक्रम सिंह जी, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कृषि प्रसार के वैज्ञानिक हैं और लंबा अनुभव रहा है। साथ ही हम चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि साइन जो मदर प्लांट है उसे साइन कैसे तैयार करते हैं और कैसे उसके पत्तियों की छटाई की जाती है और कैसे कितने समय में वो साइन तैयार होता है। तो हम आपको लिए चलते हैं तो मदर प्लांट के पास। मित्रों, हम आ चुके हैं और कृषि विज्ञान केंद्र का मदर प्लांट का प्रक्षेत्र है और यहाँ पर 16 पौधों का एक लाइन लगाई गई है और सघन बागवानी है। यहाँ 5 बाई 5 और 6 बाई 6 मीटर की दूरी पर पौधे लगाए गए हैं अलग अलग वैरायटियों और किस्मों के आधार पर। और इन वैरायटियों और किस्मों के आधार पर इसमें कुछ रंगीन वैरायटियाँ भी हैं। अभी हम जानेंगे भी श्री राघवेंद्र विक्रम सिंह जी से कि कुछ नाम जानने की कोशिश करेंगे कौन सी रंगीन वैरायटियाँ होती हैं। साथ ही दुनिया भर की जो मशहूर वैरायटियाँ हैं, जैसे हम आम्रपाली की बात करें, सघन बागवानी के लिए आम्रपाली सबसे मुफीद मानी जाती है और ज़्यादा उत्पादन देने वाली प्रजाति है। पौधे छोटे होते हैं और अगर अच्छे से खेती की जाए तो इसकी जो फलों की का वजन है ये भी अच्छा मिलता है। तो इन सारी चीज़ों पर जानेंगे। आइए हम जानते हैं कि साइन कैसे तैयार किया जाता है। और इस पौधे के अलावा हम चाहेंगे, अपने बगल का एक पौधा है वहाँ पर पत्तियों की कटाई भी की गई है, तो वही चलते हैं क्योंकि हाँ साइन के लिए देखिए, देखिए साइन किया गया है। हाँ यही ये देखिए ऑलरेडी साइन किया गया है, इसी को साइन बोलते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं इस तरह से कि हम इस तरह की एक डाल लेते हैं, डाल को ले लेते हैं और इसमें ये जो पत्ते हैं जहाँ से ये आपका ग्रीन शुरू होता है, हम यहाँ से इसको जो है कैंची से या चाकू से, तेज चाकू से काट देते हैं या सिकेटियर से काट करके, और यहाँ तक पूरा का पूरा पत्ता, जितना पत्ता ये लगा हुआ है, इसको हम निकाल देते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1 सप्ताह के बाद जैसे ये साइन तैयार किया गया, देखिए झड़ भी रहा है। ये जो है, ये चीज जो हमने काटा था, ये देखिए ऐसे ऐसे जब आप छुएंगे गिर जाएगा। जब ये गिर जाए तो समझ लीजिए कि ये साइन तैयार हो गया है। फिर हम इसको यहाँ से काट करके निकाल लेंगे सिकेटियर के द्वारा, और जो हमारा वहाँ पे बेस प्लांट तैयार किया गया है, जो बीज से तैयार किया गया पौधा पॉलीथीन में है, उसमें ले जा करके फिर हम इसकी ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो ये है साइन लेने का तरीका। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो आम की जितनी भी कलर्ड वैरायटियां तैयार की गई हैं, चाहे पूसा अरुणिमा हो, हाँ, मल्लिका हो, पूसा पीताम्बरी हो, पूसा का जो है टॉमी एटकिंस हो, सेंसेशन हो, ये कुछ वैरायटियां जो है हमारे पास लगभग जितनी भी वैरायटियां कलर्ड की हैं, पूसा श्रेष्ठ है, पूसा पीताम्बरी है, वो सब इसमें हम लोगों ने ला करके अपने यहाँ मदर प्लांट तैयार किया है। और अब हमारे पौधे जो मदर प्लांट हैं उससे साइन लेने के लिए तैयार हो गए हैं और इससे हम लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में पौधे तैयार करके अपने जो क्षेत्र के किसान हैं या जो प्रदेश के जो किसान अन्य जनपदों से आते हैं उनको पौधा उपलब्ध कराने का काम कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती करता है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूंकि हम नर्सरी पर बात कर रहे हैं, पौधे तैयार करने की विधि पर बात कर रहे हैं, तो आजकल बेरोजगारी महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के लिए और उसको कैसे खत्म किया जाए, उसमें क्योंकि बहुत सारे लोग खेती किसानी से दूर हो रहे हैं, ऐसे में अगर इज्जत, शोहरत और पैसा तीनों चीज़ें जुड़ जाएं एक साथ तो युवाओं को भी हम इससे जोड़ सकते हैं। और खासकर जो लोग हाई लेवल की पढ़ाई करके आ रहे हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या विदेशों से पढ़कर आ रहे हैं, हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं कि वो इंजीनियरिंग करके बड़ी नौकरियाँ, लाखों का पैकेज छोड़ करके बागवानी, खेती और डेयरी से जुड़ गए हैं।
तो ऐसे में अगर कोई युवा किसान या कोई युवा जुड़ना चाहता है और इसको रोजगार के तौर पर अपनाना चाहता है, तो सरकार और हार्टिकल्चर यानी उद्यान विभाग की तमाम योजनाएं चल रही हैं। मैं चाहूँगा कुछ जानकारी इस पर दें, जिससे जो युवा इससे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कारगर साबित हो। पांडे जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। सरकार का भी फोकस है कि जो युवा बेरोजगार हैं, ग्रामीण युवक हैं, वो बेरोजगार हैं पढ़ाई लिखाई करके, उनको उद्यमिता से कैसे जोड़ा जाए। उसमें कृषि में नर्सरी का जो काम है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जी। चूंकि गांव से जुड़े हुए जितने भी बेरोजगार युवा हैं, लगभग सबके पास जमीन थोड़ी बहुत है। तो ऐसे में हम अगर अपने क्षेत्र पे जो ज़मीन हमारे पास है उस पे हम मदर प्लांट की बागवानी तैयार कर लें और नर्सरी का काम सोचने के तैयार करने की बात करें, तो उसके लिए जो कृषि का जो उद्यान विभाग है, जी। उद्यान विभाग के द्वारा सरकार बहुत सारी सब्सिडी दे रही है। वो सब डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। 1 एकड़ का करना चाहते हैं या 0.8 हेक्टेयर में करना चाहते हैं या 1 हेक्टेयर का करना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट उस पर अनुदान देती है कि किस जो है युवा रोजगार उससे जुड़ करके और इस काम को करें। और उसके लिए चूंकि उस व्यक्ति को, जो बेरोजगार युवा है, उसको एक बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने का भी कार्य उद्यान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय इस काम को करता है। सरकार उसके लिए बजट देती है विभागों को, और उसमें जो बेरोजगार युवा हैं, अगर वह नर्सरी की ट्रेनिंग ले करके और अपने यहाँ नर्सरी का स्थापना करना चाहते हैं, तो इस काम को करके सफलता से और बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने छुट्टी के दिन, अवकाश के दिन समय दिया और अपने घर से दूर चल कर के आए और उन बेरोजगारों के लिए, उन बागवानों के लिए आपने एक अच्छी जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। सर, चलते चलते एक छोटी सी जानकारी और चाहेंगे कि आपके जो मदर प्लांट का बगीचा लगा हुआ है, जो प्रक्षेत्र है, इसमें एक मुझे छोटा सा पौधा दिखा जिसमें फल भी लगे हैं और बौर भी लगे हैं। तो चलिए सर, आइए जानते हैं कि वो क्या है। और खासकर मुझे लगता है अगर ये 12मासी आम का पौधा है तो पकता नहीं है, लेकिन इसकी क्या खूबी है और कौन सी वैरायटी है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। और ये भी बता सर, क्या इसके पौधे अभी मदर प्लांट से पौधे तैयार हो पा रहे हैं? नहीं, ये सारी चीजें चाहेंगे। नहीं, अभी तो पांडे जी ये पौधा हम लोगों ने बहुत जल्दी ही ला करके लगाया है। ये 12 मास तैयार होने वाला आम का पौधा है और ये भास्कर प्रजाति है एक। इसकी खासियत है, अभी हमने इसका रिजल्ट देखा तो नहीं है, लेकिन जहाँ से हम लोगों ने इसको लिया है, ये जरूर बताया गया कि सर इसका जो आम तैयार होता है वो पकता भी है ऑफ सीजन में, और इसमें जो आम की साइज है वो लगभग 100 से लेके 150-200 ग्राम तक की आती है जनरली। हाँ सर, देखने में भी जो सर लंबाई जो अभी इसके टिकोरे की लंबाई है, हाँ, ये दशहरी जैसा छोटे जैसे तैयार होता है, उस दौरान जो लंबाई होती है, ये पांडे जी जो है, जो साइज हम लोगों को वहाँ दिखाया गया था, ये चपटा टाइप का ही होगा, जैसा कि आपको ये पौधे को देख करके लग रहा है। ये और जब ये बड़ा हो जाता है तो देखने में बड़ा खूबसूरत होता है और लगभग 200 ग्राम तक के इसमें फल आ जाते हैं। तो सर ये सघन बागवानी इसकी की जाती है या समान तौर पर? जैसे अभी तो पांडे जी इसको हम लोगों ने ट्रायल के रूप में सिर्फ एक पौधा ही हमें मिला था कहीं से, और हमने इसको लगाया है। अभी इससे पौधे भी नहीं तैयार हो पाए हैं और ना ही इससे ज़्यादा इसका कोई रिजल्ट आ पाया है। जी। तो अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन जहाँ से हम लोगों ने लिया था वहाँ पे रिजल्ट इसका देखा गया था, रिजल्ट वहाँ पे अच्छा आ रहा था। तो अब इस पे अब आने वाले समय में जैसा भी बेहतर इसका परफॉर्मेंस होगा, आपको ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आप देख रहे थे गांव गाथा और मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे। मैं था कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में, जो नेशनल अवार्डी कृषि विज्ञान केंद्र है, और उस कृषि विज्ञान केंद्र को नेशनल लेवल तक पहुंचाने में जिनकी अहम भूमिका रही है, और सीनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और हार्टिकल्चर के बेहद माहिर साइंटिस्ट श्री RV सिंह जी हमारे साथ थे। इन्होंने पूरा बेहतर समय दिया, बेहतर जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।